नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम 2020 क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के 5-5 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बात क्या है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ हम कितना भी लें, प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करते तब तक हम पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, एक बात और कि आप जो है अपना जो भी टॉपिक है पहले कंप्लीट कर लीजिए, बुक से रीड कर लीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और देखते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी मजबूत है। क्वेश्चंस को लगा के आपको पता पड़ जाएगा। तो आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो असली संस्थापक मतलब सबसे मतलब मेन संस्थापक कौन माने जाते हैं जैन धर्म के? तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म में और सारे भी लोग हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे संस्थापक असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन है रिसालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या फिर वर्धमान स्वामी, वर्धमान महावीर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्धमान महावीर। महावीर जो है जैन धर्म के असली संस्थापक या 24वें तीर्थकर भी बोले जाते हैं। ठीक है, यही असली संस्थापक माने जाते हैं। इससे इसका मतलब ये है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तो ये जो जैन महावीर हैं वो 24वें नंबर के तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 26, 14 या फिर 24। तो मैंने अभी बताया आपको 24 तीर्थकर हुए हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर थे। और इनका जो कार्यकाल है वो 540 से लेकर के 540 बीसी से लेकर के 468 बीसी तक है। ठीक है, 540 से लेकर के 468 बीसी तक है इनका कार्यकाल। आगे है गंगों की प्रथम राजधानी। ठीक है, गंगों की किसकी? गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? ऑप्शन है मन्ने, तलकाकड़ू, कोलार या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, कोलार। कोलार जो है गंगों की प्रथम राजधानी थी। डिटेल जान लेते हैं। गंग राज्य जो है इस वर्तमान में जो है मैसूर के दक्षिण में स्थित है। इस मतलब मैसूर के दक्षिण में स्थित है, मतलब मैसूर में मान लीजिए। ठीक है, अभी वर्तमान में कहाँ पर है? मैसूर में है। ठीक है, इस वंश का प्रथम संस्थापक जो कौन थे? कोंकणी थे, कोंकणी वर्मा थे। कौन थे? कोंकणी वर्मा थे। उसने कई युद्धों में ख्याति प्राप्त की और शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। गंगों की प्राथमिक राजधानी कबलाल, कबूलाल, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके लिए, कबूलाल या फिर कोलार। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं, कोलार या फिर कबूलाल। ठीक है, थी जो बाद में क्या हो गई? तल्लुकाडू हो गई। ठीक है, क्या हो गई? तल्लुकाडू हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? ठीक है, ऑप्शन है राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। राजा राम ने जो है संभाजी की मृत्यु के पश्चात जो है मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। ठीक है, संभाजी जो थे, संभाजी की मृत्यु के पश्चात जो उनका पुत्र था वो शाहू जो था वो मात्र 7 साल का था, इसलिए शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को राजा घोषित किया गया। ठीक है, और उसी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहली पहली होगा, ये गलत टाइप हो गया, हा बीच में रह गया है। पहली, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, बारिन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड बैंटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1853 में। और वो किसने बिछाई थी? वो डलहौजी ने बिछाई थी, लॉर्ड डलहौजी। ये ऑप्शन इज राइट। और ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो ये जो है बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 1854 में पहली बार डाक टिकटों का भी प्रचलन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1854 में डाक टिकटों का प्रचलन कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था पहली बार। आगे चलते हैं। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी या फिर सुभाष चंद्र बोस।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। किस कब की थी इसकी स्थापना? 1939 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है 2-3 नारे दिए हैं, उनमें है दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये पूछा जाता है बार बार कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ऑप्शन है बिस्मिल अजीमाबादी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अशफाक उल्लाह खान ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। बिस्मिली अजीमाबादी ने जो है ये जो है फेमस कविता लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, एक देशभक्ति पोएम थी। तो ये लिखी थी, कब लिखी थी? 1921 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1921 में। कहाँ कहाँ पर लिखी थी? पटना के थे ये। अजीमाबादी जो थे वो कहाँ के थे? पटना के थे। ठीक है, और ये जो कविता थी वो उर्दू में लिखी गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इसे स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय हुई थी। और इसको जो लोकप्रियता प्रदान की थी, मतलब कि ज़्यादा इसको फैलाया था, प्रसार प्रसार किया था, वो किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ठीक है, तो अक्सर करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बच्चे कभी कभार राम प्रसाद बिस्मिल भी लगा देते, पर वो सही नहीं है। लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी ने, और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसका प्रसार प्रसार किया था। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक नखलऊ समझौता, ठीक है, क्वेश्चन आता है नखलऊ समझौता के नाम से। नखलऊ समझौता के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान को, फजल उल हक को, सैयद मोहम्मद सफरुद्दीन कदारी को, या मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को नखलऊ समझौते के निर्माता या फिर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में भी जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, डिटेल जान लेते हैं। मुस्लिम लीग के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में, नखलऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। 1916 में नखलऊ समझौते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दोनों पार्टियों को समझौता करने हेतु तैयार कर लिया, मतलब हिंदू को और मुसलमान को। उन्होंने भारतीयों को अपना देश चलाने के लिए अधिक अधिकार देने और भारत के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मेल मिलाप करने में जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें, किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने, ये याद रखेंगे, सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने दी थी। किसको दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को उन्होंने उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कौन सा काम सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले, और कौन सा बाद में हुआ सबसे बाद में। तो देखिए, आप ये जानिए कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 19 मार्च 1930 को। ठीक है, 19 नहीं, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अब बात करते हैं चोरी चोरा। चोरी चोरा हुआ था फरवरी 1922 को। अब टाइम पीरियड से आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा जो टाइम कौन सा घटना है वो सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले असहयोग हुआ, तो नंबर 1। फिर क्या हुआ? चोरी चोरा हुआ, नंबर 3। फिर क्या हुआ? 2। तो 1 3 2, तो 1 3 2, 1 3 2 कहाँ दिख रहा है? 1 3 2, बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, या लियो टॉलस्टॉय। तो जो महात्मा गांधी थे वो लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय से ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हीं की बातें पढ़ते थे, उनकी कृतियां पढ़ते थे, उनसे ज़्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल के, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा डोल ड्रम। ठीक है, डोल ड्रम इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं के क्षेत्र से, प्रशांत महासागर के विशेष क्षेत्र से, एक प्रकार का महासागर प्रवाह है ये, इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट। जो डोल ड्रम है वो भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं के जो क्षेत्र हैं उनको बोला जाता है डोल ड्रम। ठीक है। और ये जो पेटी है वो 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अर्थात 10 डिग्री चौड़ी हो गई। ठीक है। मतलब कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री तो इधर की तरफ और 5 ही डिग्री नीचे की तरफ। तो ये मिला के कितना हो गया 10 डिग्री हो गया। ठीक है। 5 डिग्री यहाँ पर और 5 डिग्री यहाँ पर, तो 10 डिग्री के बीच में ये चलती है भूमध्य रेखा के। आगे बात करें हम लोग, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉप कॉकपिट कहा जाता है? कॉकपिट कहा जाता है। ऑप्शन है बेल्जियम को, चेक रिपब्लिक को, नॉर्वे को या फिर डेनमार्क को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ए ऑप्शन इज राइट। बेल्जियम को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो जान लेते हैं। इसकी जो गणना है, कॉकपिट कहा जाता है, इसकी जो गणना है वो यूरोप के सर्वाधिक अमीर देशों में की जाती है बेल्जियम की। ठीक है। यह मुख्यतः एक औद्योगिक देश है किंतु यहाँ कृषि और वानिकी का भी विशिष्ट महत्व है। ठीक है। सबसे ज्यादा अमीर लोग यहीं पर हैं। ठीक है। इस देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं एकमात्र खनिज जो है वो क्या है? कोयला है। बेल्जियम हीरे के विश्व के हीरे सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है बेल्जियम। यहाँ पर एंट एंटवर्प बंदरगाह विश्व का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। तो इसलिए जो है बेल्जियम को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। आगे बात करें हम लोग, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? ठीक है। वर्षा जो होती है वो किस मानसून में होती है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या फिर दक्षिण पश्चिम में? अब देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने से पहले आप थोड़ा सा मैप की तरफ जाइए। देखिए, इंडिया में जो नीचे की स्थिति है वो इस तरीके से है। ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर। तो देखो, पश्चिम पश्चिम का समुद्र तट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इधर का। ठीक है। इधर का तो पूरब का हो जाएगा, इधर ये पश्चिम का हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पश्चिम का समुद्री तट हो गया। अब बात देखिए कि इस पर जो वर्षा होगी वो किस तरीके से होगी, ऐसे समझिए। ठीक है। यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से कर देता हूँ। अब जो वर्षा जो होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है। तो ये किधर से होकर के जा रही है? ये जा रही है दक्षिण। मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली दिशा हो जाएगी। ये वाली देखो, ये तो हो गया दक्षिण और ये वाला क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा इस पर वर्षा होती है। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है महाबलेश्वर, खंडाला, उदमंडलम या पंचमढ़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। ए ऑप्शन इज राइट। महाबलेश्वर से होकर के कृष्ण नदी उद्गम होता है और यहीं से होकर के ये बहती है। आगे बात करें, अब ये जो नदी है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये जो है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से होती है। ठीक है। निकलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के ये गुजरती है। भीमा और तुंगभद्रा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भीमा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां भी कही जाती हैं। और ये जो नदी है विजयवाड़ा के नीचे का एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। इसका जो लंबाई है वो 1290 किलोमीटर की है। हाइट लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हम लोग। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कच्चा पदार्थ मतलब रॉ मटेरियल कौन है? मटेरियल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या फिर कोयला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, कोयला। ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला है। क्या है? कोयला है। ठीक है। और ये बिजली उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है और देश की 85% कितनी? 85% जो बिजली है वो इसी से ही बनाई जाती है। ठीक है। विद्युत संयंत्रों का जो योगदान है वो 65% से अधिक होता है। यहाँ पर देश में उत्पादित लगभग 72% कोयले का उपयोग जो होता है वो बिजली के लिए ही यूज होता है, 72%। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको पहले सारी पंचवर्षीय योजनाओं को ढंग से घोल के पी जाइए, पक्का क्वेश्चन आपका फंसेगा। ठीक है। पक्का आपका क्वेश्चन फंसेगा। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? नहीं बताना है, मतलब कि 3 सही है 1 गलत है। ठीक है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली थी। तृतीय 61 से 66 तक चली थी। और चतुर्थ जो है पंचवर्षीय योजना वो है 66 से 71 तक नहीं चली थी, ये चली थी 69 से, बीच में गैपिंग आ गई थी, 19
1969 से लेकर के 1974 तक चली थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पर है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मतलब आर्थिक प्रगति मतलब कि अर्थव्यवस्था का निर्धारण प्रति व्यक्ति आय से करते हैं। वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि से करते हैं। ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि से करते हैं। देश में सामान्य कीमत स्तर में गिरावट से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। प्रति व्यक्ति आय मतलब जो देश में रहने वाले लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं, पर कैंडिडेट कौन कितना कमा रहा है, उससे हम आर्थिक प्रगति का निर्धारण करते हैं कि देश कितनी प्रगति कर रहा है। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब इसमें जो है कई सारे मानक देखे जाते हैं, ये भी बता देता हूँ। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, पूंजी निर्माण संगठन प्रौद्योगिकी की उन्नति कितनी हो रही है, श्रम विभाजन कितना है, उत्पादन का पैमाना कितना है, सामाजिक तत्व क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक तत्व क्या है, ये सब इसमें देखा जाता है। अब बात करें हम आगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, देश के गरीबी लोगों को ऋण देना, निर्वासित समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। देखो, जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता देना। बैंक के खाते खोले गए थे जन धन योजना में, तो वित्तीय सहायता देना। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन का जो है वित्तीय सहायता, तो देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब बात करें हम लोग आगे की बात करें। हाँ अच्छा, ये योजना जो है जनधन योजना कब शुरू की गई थी, ये आप याद कर लीजिए। 28 अगस्त कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट वेट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेट वेट किससे संबंधित है? आंसर की तरफ जाने से पहले आपको मैं याद दिला दूं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे क्या है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट वेट किससे संबंधित है? ऑप्शन है बिक्री कर से, उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से या फिर सेवा कर से। तो 19 क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाएगा वो उत्पाद शुल्क से। ठीक है, सेटवेट क्या है? सेटवेट है, इसका जो हिंदी में नाम देखो, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। सेटवेट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम ASCEN, सैन वैट, VAT, सैन वैट। ठीक है, सैन वैट जो है आपका केंद्रीय मूल्य वर्धित कर है। ठीक है, सैन वैट, सैन होगा यहाँ पे ना, सैन वैट जो है क्या है आपका? केंद्रीय मूल्य वर्धित टैक्स है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये कैसा टैक्स है? ये सेंट्रल के द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में लिया जाता है, सेंट्रल के द्वारा लिया जाता है। यह भारत में वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह वैट के अनुकूल है। ठीक है, वैट जैसा ही है ये, जो संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट के रूप में 1986 में देश में लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2000 से मोड वैट को सैनवैट के रूप में पुनर्निर्मित कर दिया। तो सैनवैट कब बना है? 1 अप्रैल 2000 से बना है। कब बना है? 1 अप्रैल 2000 से इसको शुरुआत की गई है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, खुले बाजार प्रचालन। खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? ऑप्शन है SEBI, सेबी, पंजीकृत दलालों की गतिविधियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना, FII द्वारा शेयरों की बिक्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना। थर्ड ऑप्शन इज राइट। खुले बाजार प्रचलन क्या होते हैं? जो भी आपके सरकार द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रतिभूतियां होती हैं उनको बेचा जाना। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीलामी टाइप से। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। आपको बस एक काम और करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।